अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 4 बायो इनर्जेटिक्स के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करने लगे हैं। ये एमसीक्यूज एमडी कैट के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही ये एमसीक्यूज उन तमाम स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए मेडिकल डिपार्टमेंट में एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो एमसीक्यूज हैं जो मोस्टली पूछे जा रहे होते हैं आपके एंट्री टेस्ट के लेवल पर। सही है, तो सबसे पहला जो हमारे पास इस चैप्टर का एमसीक्यूज है बायोएनर्जेटिक का, उसमें लिखा है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन। सो बायोएनर्जेटिक चैप्टर्स में हम बेसिकली फोटोसिंथेसिस को देख रहे होते हैं, सेल्युलर रेस्पिरेशन को देख रहे होते हैं कि किस तरीके से जो है ना वो सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी, ताकि अपना फूड प्रिपेयर किया जा सके, सेल्युलर रेस्पिरेशन की जा सके। सही, तो यहाँ पर पहले एमसीक्यूज में लिखा है कि जो सेल्युलर रेस्पिरेशन है इन बायो एनर्जेटिक, तो द सेल्युलर रेस्पिरेशन का बायो एनर्जेटिक में जो मेन पर्पस है, मेन मकसद है, वो है क्या। सही, तो इसका जो मेन मकसद होता है सेल्युलर रेस्पिरेशन का, वो होता है एटीपी को जनरेट करने का। ठीक है, ऑप्शन बी, टू जनरेट एटीपी। सही है, सेल्युलर रेस्पिरेशन का मेन काम एनर्जी यानी एटीपी बनाना होता है, जो सेल यूज करता है आगे फर्दर अपनी सेल एक्टिविटीज में और अपने सारे फंक्शंस में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, टू जनरेट एटीपी। ठीक है, दूसरे एमसीक्यूज पर आते हैं। दूसरे एमसीक्यूज पे लिखा है वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द सेल। ग्लाइकोलाइसिस जो है स्टूडेंट, वो कहाँ पर अकर होते हैं सेल में, यानी जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, बायोएनर्जेटिक में आप ग्लाइकोलाइसिस के पूरे प्रोसेस को पढ़ रहे होते हो, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो सेल के किस हिस्से में, किस जगह पर हो रहा होता है। सो द ग्लाइकोलाइसिस जो है वो हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस होता है, बनता है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। लेकिन अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को, सो द ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा कहाँ पर होता है स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, साइटोप्लाज्म। सही है, तीसरे एमसीक्यूज पर आते हैं स्टूडेंट, और तीसरे एमसीक्यूज पे लिखा है व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इन द ग्लाइकोलाइसिस। अगर हम बात करें नेट गेन एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्लाइकोलाइसिस, तो जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के नतीजे पे एज अ रिजल्टेंट हमें एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स भी मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्टेंट में आपको एटीपी मॉलिक्यूल मिल रहा है, नेट गेन कितना होगा, यानी कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आपको मिल रहे होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यानी 2। तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 4 एटीपी बनते हैं। वैसे तो 4 बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट, 4। लेकिन जब हम बात करते हैं उसको 2 की, ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी की, तो 2 जो है ना वो यूज हो जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट नेट गेन की, तो नेट गेन हमारे पास 2 ही रहता है। सही स्टूडेंट, तो ग्लाइकोलाइसिस में वैसे तो एटीपी बनेंगे मॉलिक्यूल कितने, 4, लेकिन 2 इस्तेमाल हो जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में। तो जो नेट गेन एटीपी मिलेगा वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, ए बनेगा। सही, अब आते हैं हम स्टूडेंट अपने चौथे एमसीक्यूज के ऊपर, और उसमें लिखा है, पूछा गया है विच मॉलिक्यूल इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो बेसिकली ईटीसी जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, इसमें जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा मॉलिक्यूल, वो कौन सा होगा। तो आपने देखा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसमें आपको NADH, आयन, FADH, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें देखने को मिल रही होती है ना। तो इनमें से एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, यानी फाइनल जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्टर कौन सा होगा। उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। बेसिकली स्टूडेंट जो ईटीसी है यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, इसका एंड पर जो ऑक्सीजन होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और वाटर बनाता है। यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद, एक्सेप्ट कौन करेगा, ऑक्सीजन, और करने के बाद उसको क्या बनाएगा, H2O यानी वाटर बनाएगा। सही है, तो जो हमारे पास फाइनल मॉलिक्यूल होगा, वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा यानी फाइनल एक्सेप्टर बनेगा, वो होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी। पांचवें एमसीक्यूज पर आते हैं, और उसमें लिखा है विच प्रोसेस प्रोड्यूस द मोस्ट एटीपी ड्यूरिंग सेल्युलर रेस्पिरेशन।
सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो एटीपी प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बेसिकली जो है वो कौन से मॉलिक्यूल्स है या कौन सा बेसिकली प्रोसेस है जो कि ज्यादा से ज्यादा मोस्ट एटीपी को ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूस कर रहा होता है। सो क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से हमारे पास वो प्रोसेस जो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, एटीपी को प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो वो हमारे पास है बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सबसे ज्यादा एटीपी को जो है ना वो बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ईटीसी में जो है सबसे ज्यादा जो है वो एटीपी बनते हैं। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्टूडेंट ऑप्शन सी है। आते हैं नंबर 6 एमसीक्यूज पर, उसमें लिखा है व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोलाइसिस एक पूरा प्रोसेस है। तो ग्लाइकोलाइसिस में अगर हम इसका एंड प्रोडक्ट देखें, ग्लाइकोलाइसिस के अमल में जो आखिर फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा होता है बेसिकली वो क्या मिलता है, तो वो हमें मिलता है पायोरेट। ठीक है, ऑप्शन बी पायोरेट यानी ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है। सही है, इसके एंड रिजल्टन में ग्लाइकोलाइसिस के पूरे अमल में, प्रोसेस में हमें एंड प्रोडक्ट पायोरेट मिल रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फिर, ऑप्शन बी। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और उसमें लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायोरेट इज कन्वर्टेड टू। अगर हम बात करें किसकी एब्सेंस की, ऑक्सीजन की एब्सेंस की, तो जो पायोरेट है, जो ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट का हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है पायोरेट, इसमें ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, एब्सेंस में, तो ये जो पायोरेट है ये कन्वर्टेड हो जाता है किस में, किस मॉलिक्यूल में, किस आप ये कह लो कि कंपाउंड में या किस चीज में ये कन्वर्ट होगा। सो पायोरेट इज कन्वर्टेड टू बेसिकली एथेनॉल और लैक्टेट। ये जो बेसिकली एथेनॉल है, ठीक है, इसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, यानी ऑक्सीजन की क्या हो स्टूडेंट, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी हो। सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी। सही है, तो द ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पायरेट है। पायरेट जो है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, एब्सेंस में, अगर ऑक्सीजन ना हो तो फर्मेंटेशन होती है। अच्छा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो बेसिकली होगा क्या, फर्मेंटेशन होगी, और बेसिकली फर्मेंटेशन होती है तो हमें जो लैक्टे या एथेनॉल होता है वो बनता है। सही है, एथेनॉल मिलता है। सही है। अच्छा, नंबर 8 एमसीक्यूज पर आते हैं, और लिखा है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, टू एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यहाँ पूछा गया है स्टूडेंट उस एंजाइम के बारे में जिसका बेसिकली मेन फंक्शन है, यानी जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार है किस काम के, कि वो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी जो एनर्जी मॉलिक्यूल है इसका दो मॉलिक्यूल है, डाइफॉस्फेट है, इसको कन्वर्ट करेगा बेसिकली एटीपी में। सही है, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, किसके दौरान स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एटीपी सिंथेसिस। अब बेसिकली जो एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं, बेसिकली जब फॉस्फेट का ग्रुप अटैच होगा तो जो एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट था, ऑफ कोर्स वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसमें एक फॉस्फेट का ग्रुप जब मिल जाएगा, तो जब एटीपी बनता है, एटीपी को बनाया जाता है, तो ऑफ कोर्स उसी दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज के उसी दौरान क्या होता है कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। यानी ये एंजाइम बेसिकली आप ये कह लो कि जो प्रोटॉन है उसको ग्रेडियंट है, प्रोटॉन के ग्रेडियंट को यूज करके एटीपी बनाता है। सही है, ये एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटॉन के ग्रेडियंट को यूज करके एंजाइम आप ये कह लो एटीपी को बनाएंगे, यानी एडेनोसिन जो बेसिकली ट्राइफॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट का जो ग्रुप है उसको बनाएगा। सही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नंबर 9 एमसीक्यूज पर आते हैं स्टूडेंट, और इसमें लिखा है वेयर डज द क्रैब साइकिल टेक प्लेस। वो बेसिकली कौन सा आप ये कह लो कि साइकिल है जिसमें जो आप ये कह लो जगह है, यानी लोकेशन पूछी गई है, वेयर डज द, कौन सी लोकेशन है, कौन सा रीजन है जहां पर क्रैब साइकिल जो है वो टेक प्लेस हो रहा होता है। सही है, तो अगर हम बात करें क्रैब साइकिल की लोकेशन की, जगह की, सो वो रीजन जहाँ पे क्रैब साइकिल होगा बेसिकली स्टूडेंट, वो हमारे पास होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सही है, साइटोप्लाज्म में तो हमारे पास वो हो जाएगा ना ग्लाइकोलाइसिस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एटीपी जनरेट होंगे, न्यूक्लियस भी नहीं है। सो द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वो जगह है स्टूडेंट जहाँ पर क्रैब साइकिल्स जो होते हैं ना वो हो रहे होते हैं। सही है, तो क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब आते हैं नंबर 10 एमसीक्यूज पर, और उसमें लिखा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ NADH
NADH के कितने मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस होंगे पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। सो स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस में बेसिकली हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो तो पायरेट होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ NADH के मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होते हैं, सही है ना, सही है। सो यहाँ पर जो NADH के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस तो होंगे स्टूडेंट, पर कितने होंगे, हाउ मेनी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी 2, यानी ग्लाइकोलाइसिस से 2 NADH मॉलिक्यूल बनते हैं, सही है। तो कितने बनेंगे स्टूडेंट, 2 मॉलिक्यूल। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, सही। नंबर 11 एमसीक्यूज पर आते हैं और लिखा है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल का जो मेन पर्पस है बेसिकली, वो मेन पर्पस है क्या। सो बेसिकली जो क्रैब साइकिल है ये एनर्जी कैरीज कर रहा होता है, एनर्जी को कैरी करता है, जैसे कि NADH, सही, यहाँ लिखती हूँ N, जो हमारे पास आप ये कह लो कि क्रैब साइकिल है ना, ये किसको कैरी करते हैं, एनर्जीज को कैरी करते हैं, और एनर्जी किस फॉर्म में होगी, NADH की फॉर्म में होगी एक तो, और दूसरा होगी साथ ही FADH2 की फॉर्म में, याद रखिएगा, सही है, सही है। अच्छा, इसके अलावा और थोड़ा ATP भी बनता है, ये तो होंगे, इसके अलावा थोड़ा ATP भी बनता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो NADH और FADH2 और साथ ही कुछ ATP, सही है। तो जो क्रैब साइकिल है, चूंकि ये एनर्जीज कैरी कर रहे हैं, सही है, तो हम इसे क्या कहेंगे, टू जनरेट ATP एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सही है, बात समझ आ गई। क्रैब साइकिल का मेन पर्पस क्या है, क्रैब साइकिल का मेन पर्पस है कि ये जनरेट करता है ATP को, और कुछ इलेक्ट्रॉन को भी क्या करता है, कैरीज कर रहा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को। अब किस तरीके से, आपको मैंने बता दिया, कुछ एनर्जी बना रहा है, कैसी एनर्जी, NADH और FADH2 और कुछ ATPs भी बनाता है, ठीक है। तो इसका मेन जो पर्पस होता है क्रैब साइकिल का, टू जनरेट ATP और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। अच्छा, अब आते हैं स्टूडेंट हम MCQ नंबर 12 के ऊपर, और इसमें लिखा है which of the following is not produce of the Krebs cycle, सही है। वो कौन सा हमारे पास बेसिकली आप ये कह लो जो है ना, फॉलोइंग इनमें से प्रोडक्ट है जो कि क्रैब साइकिल में नहीं है, यानी ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ क्रैब साइकिल। इनमें से, इन चारों में से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ATP है, NADH है और ऑक्सीजन है, सही है। तो ऑक्सीजन नहीं, NADH नहीं, या ATP नहीं, या CO2 नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इन चारों में से कोई एक है जो कि बेसिकली फॉलोइंग प्रोडक्ट नहीं है क्रैब साइकिल का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो हमारे पास है ऑक्सीजन। सो द ऑक्सीजन, क्रैब साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड, NADH, ATP बनते हैं, बट ऑक्सीजन नहीं बनता, तो ये ऑक्सीजन का प्रोडक्ट नहीं है, सही है। नंबर 13 एमसीक्यूज पर आते हैं और इसमें लिखा है हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल, कितने ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना, सेल्युलर रेस्पिरेशन में कितने मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। अब यहाँ पर सवाल में पूछा गया है कि ATP मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी कि स्टूडेंट एक ग्लूकोज से, सही से सुने, वन ग्लूकोज से, फ्रॉम वन ग्लूकोज जो है वो कितने ATP मॉलिक्यूल को बनाएगा, कितने ATP मॉलिक्यूल को बनाएगा ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो मैंने आपको बताया था सेल्युलर रेस्पिरेशन के दौरान जो ATP मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं, जनरेट होते हैं, इसी वजह कर हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान स्टूडेंट क्या हो रहा होता है, ATP बन रहे होते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये एनर्जी मॉलिक्यूल बन कैसे रहा है, यानी ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, ये हो कैसे रही है। जब हम कोई भी फूड इंटेक करते हैं, खाना खाते हैं, तो फूड इंटेक करने के बाद वो फूड की जो ब्रेकडाउन होती है उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ऐसा ही है। तो जो फूड का जो ब्रेकडाउन है, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ना, सिंपल शुगर है। तो जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो उससे हमें सेलुलर रेस्पिरेशन में ATP मिलती है। तो अगर एक ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा तो उससे कितने ATP मॉलिक्यूल मिलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन सी, 30 to 32, यानी कि 30 से 32, सही है, 30 से लेके 32 एरोबिक रेस्पिरेशन में अप्रोक्स 30 से 32 ATP बनता है, सही है स्टूडेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, याद रखना है, लिखा है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितने ATP मॉलिक्यूल बनेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, तो अप्रोक्स 30 से 32। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 14 के ऊपर, और इसमें पूछा गया है व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन सेल्युलर रेस्पिरेशन।
सो सेलुलर रेस्पिरेशन में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन का बेसिकली जो है ना वो क्या काम है, ऑक्सीजन का मेन क्या पर्पस है, क्या रोल है यहाँ पर। सो अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो अभी ही थोड़ी देर पहले एक एमसीक्यूज गुजरा जिसमें हमने ये देखा कि जो वो मॉलिक्यूल जो बेसिकली क्या करता है, फाइनल एक्सेप्ट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, फाइनल एक्सेप्टर होता है। तो वो कौन था हमारे पास, ऑक्सीजन था। याद आया थोड़ी देर पहले, अभी हमने एक एमसीक्यूज डिस्कस किया ना, मैं दोबारा दिखाती हूँ। अभी हमने एक एमसीक्यूज को डिस्कस किया था जिसमें मैंने बोला था कि जो फाइनल हमारे पास एक्सेप्टर होगा, कौन सा एमसीक्यूज था वो फाइनल एक्सेप्टर हमारे पास ये रहा, मिल गया। एमसीक्यूज नंबर 4 में हमने अभी डिस्कस किया फाइनल एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ट्रांसपोर्ट चेन में, यानी सी जो हमारे पास ईटीसी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसमें फाइनल एक्सेप्टर जो होगा स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का, वो कौन होगा, तो वो था ऑक्सीजन। सही है। अभी सवाल को थोड़ा ट्रिकी करके पूछा गया है 14 एमसीक्यूज में कि बेसिकली स्टूडेंट आप ये कह लो कि मेन पर्पस जो है वो क्या है, यानी कि ऑक्सीजन का जो मेन रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बना है स्टूडेंट, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एट द एंड ऑफ ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के आखिर में, यानी जो फाइनल एक्सेप्टर होगा स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को जो फाइनल एक्सेप्ट करेगा वो कौन होगा स्टूडेंट, मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होगा। सो ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इसका यही मेन रोल है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 15 के ऊपर। इसमें पूछा गया है विच मॉलिक्यूल इंटर्स द क्रेब्स साइकिल आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस एंड पायोरेट ऑक्सीडेशन। देखो स्टूडेंट, मॉलिक्यूल में बेसिकली वो मॉलिक्यूल जो कि क्रैब साइकिल्स में इंटर होंगे किसके बाद, ग्लाइकोलाइसिस और पायोरेट की ऑक्सीडेशन के बाद। ग्लाइकोलाइसिस के अमल में, प्रोसेस में लास्ट जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो पायोरेट मिलता है। सो ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायोरेट भी मिल गया और ऑक्सीडेशन का अमल भी हो गया। तो इनके बाद वो मॉलिक्यूल जो क्रैब साइकिल में अब दाखिल होंगे, इंटर होंगे, वो हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो बेसिकली हमारे पास होता है एसिटाइल कोए, ऑप्शन सी। पायोरेट कन्वर्ट होकर एसिटाइल कोए बनाता है और क्रैब साइकिल में इंटर करता है। सही है, सिंपल सा है। देखो, जब क्रैब साइकिल का अमल होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस जो है ना, जिससे हमें एंड प्रोडक्ट मिला था पायोरेट। सो पायोरेट की फिर ऑक्सीडेशन होती है और पायोरेट के ऑक्सीडेशन में बेसिकली पायोरेट ही कन्वर्ट होकर एसिटाइल कोए बनाता है, फिर ये क्रैब साइकिल में इंटर होता है। सही है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी। ठीक है, नंबर 16 एमसीक्यूज पर आते हैं। नाउ स्टूडेंट, नंबर 16 एमसीक्यूज में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट प्रोड्यूस एटीपी। अब वो कौन सा इन चारों में से प्रोसेस है, अमल है, जिसमें एटीपी जो है स्टूडेंट वो प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन डायरेक्टली एटीपी को प्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू करने में हेल्प करते हैं। तो फर्मेंटेशन में होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू किया जाता है। सो इसमें डायरेक्टली कोई एटीपी जो है स्टूडेंट वो जनरेट या फॉर्म नहीं होगा। सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फर्मेंटेशन। अब आते हैं नंबर 17 एमसीक्यूज के ऊपर, और 17 एमसीक्यूज में पूछा गया है ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स पायोरेट इज कन्वर्टेड टू। अब अगर हम बात करें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, लेकिन ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा कहाँ, मसल्स में। तो जो पायोरेट होते हैं वो किस मॉलिक्यूल में कन्वर्टेड होते हैं, तो लैक्टिक एसिड में। सही है, ऑप्शन सी। मसल्स में एनाएरोबिक जो होता है, एनाएरोबिक कंडीशन, इसमें लैक्टिक एसिड बनता है, सिंपल है। सही है। अच्छा, नंबर 18 एमसीक्यूज पर आते हैं और इसमें लिखा है द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन्वॉल्व्स द फोस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज बाय। देखिए स्टूडेंट, जो पहला स्टेप है किसका, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का, तो इसमें जो फोस्फोराइलेशन है वो इन्वॉल्व है, ठीक है, ग्लूकोज बाय किस लिए या किसके साथ। तो अगर हम इसको थोड़ा समझें तो ग्लाइकोलाइसिस का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हेक्सोकाइनेसिस करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। सही है। नंबर 19 एमसीक्यूज पर आते हैं और लिखा है विच मॉलिक्यूल इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट। देखो स्टूडेंट, बाय प्रोडक्ट किसका, एरोबिक रेस्पिरेशन का जो है ईस्ट में, यानी ईस्ट में आप जिसको खमीर कहते हो, तो इसमें बेसिकली बाय प्रोडक्ट वो कौन सा मॉलिक्यूल होता है। एनिमल्स की बात नहीं की गई है, ना प्लांट की बात की गई है, ईस्ट की बात की गई है। सही है, ईस्ट का अपना फाइलम है, अपना किंगडम है। तो अगर हम
ईस्ट की बात करें तो ईस्ट जो बाय प्रोडक्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन करने के बाद, वो इनका बाय प्रोडक्ट क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट हमारे पास आंसर है स्टूडेंट, वो है ऑप्शन सी, इथेनॉल। इथेनॉल, ईस्ट फर्मेंटेशन में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, लेकिन हम फाइनल बाय प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा इथेनॉल का, यानी ऑप्शन सी। सही है। नंबर 20 एमसीक्यूज। अच्छा, 20 एमसीक्यूज में लिखा है इन विच पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया डज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर। माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी परफॉर्म होता है, अकर होता है? तो अगर हम बात करें तो वो बेसिकली जगह जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का वो जगह, वो हिस्सा जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर होगी, वो है इनर मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी। इनर मेम्ब्रेन, ईटीसी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर ही होता है। सही। अच्छा, अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 21 पर, और लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कौन सा मॉलिक्यूल है या इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल नहीं है, सॉरी नॉट का वर्ड लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, वो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं करेगा, किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अमल में, प्रोसेस में। सो वो मॉलिक्यूल है स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, यानी NADH हो गया, FADH2 हो गया, और जो हमारे पास आप ये कह लो कोएंजाइम Q है, ये कैरियर्स हैं, लेकिन एटीपी नहीं है। सही है। अच्छा, अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 22 के ऊपर। लिखा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 आर प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द क्रैप साइकिल। इसी सवाल को जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक देखा था सवाल, कि कितने एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं पर ग्लूकोज पे ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर सवाल को थोड़ा सा चेंज किया गया है, ट्विस्ट किया गया है। यहाँ पर पूछा गया है स्टूडेंट FADH मॉलिक्यूल का, कि एक ग्लूकोज पर FADH2 मॉलिक्यूल कितने मिलते हैं ड्यूरिंग द क्रैप साइकिल, क्योंकि क्रैप साइकिल के रिजल्टन में हमें FADH2 मिलता है। अभी हमने डिस्कस किया ना कि क्रैप साइकिल जो है इसका मेन पर्पस ये है कि ये FADH2, FADH और जो हमारे पास बेसिकली NADH है और कुछ ATP हैं, उनको बनाता है, यानी एनर्जी को कैरीज कर रहा है। सही है। तो क्रैप साइकिल में जो FADH2 है मॉलिक्यूल, ये बेसिकली पर ग्लूकोज पर कितना मिलेगा? तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, वो है ऑप्शन बी, 2। हर ग्लूकोज से 2 FADH2 क्रैप साइकिल में बनते हैं। सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2। 23 एमसीक्यूज पर आते हैं। लिखा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज कॉल्ड। वो प्रोसेस या वो अमल जिसमें बेसिकली ग्लूकोज फॉर्म होगा नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, तो उस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या कहेंगे? तो उस प्रोसेस को हम बेसिकली कहते हैं, ऑप्शन बी का करेक्ट ऑप्शन है, यानी उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोनोजेनेसिस कहते हैं। यानी इसमें बेसिकली क्या होता है? ग्लूकोनेजेनेसिस, नॉन जो कार्बोहाइड्रेट है, नॉन कार्ब सोर्स से ग्लूकोज बनता है। सही, यानी नॉन कार्ब सोर्सेस से ग्लूकोज को बनाना। सही, यानी ग्लूकोज नहीं होगा। सही है। यानी कि अगर देखो नॉर्मली देखो ना, तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल शुगर है। सही, ग्लूकोज जो है उसको तो बनाया जाएगा, बट कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। सिंपल शुगर जो होता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सिंपल शुगर कार्बोहाइड्रेट जो है बेसिकली वो किससे बना है? कार्बोहाइड्रेट से ही बना है ना, सिंपल शुगर है एक ही कार्बोहाइड्रेट से बना है, बट यहाँ पर नॉन कार्ब होगा। सही है। तो एक प्रोसेस के जरिए होगा, तो वो प्रोसेस हमारे पास क्या है? ऑप्शन बी, ग्लूकोज हमारे पास जेनेसिस है। अच्छा, 24 एमसीक्यूज पर आते हैं। लिखा है विच एंजाइम कैटालाइज द लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का जो आखिरी स्टेप है उसमें वो कौन सा एंजाइम है जो कैटालाइज करेगा, तोड़ेगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पायोरेट काइनेस। पायोरेट यानी ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट स्टेप पायरेट काइनेस करता है। सही है, वो एंजाइम है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 25 पर आ जाते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इन मसल सेल। मसल सेल्स के अंदर आखिर प्रोडक्ट किसका? फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन का आखिर प्रोडक्ट इन मसल सेल कौन सा होता है? थोड़ी देर पहले हमने ये एमसीक्यूज डिस्कस किया था, बट थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन है लैक्टिक एसिड। मसल फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है, याद कर लो। अच्छा, 26 एमसीक्यूज पर आते हैं। लिखा है हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन क्रैप साइकिल। थोड़ी देर पहले पूछा गया था NADH जो हमारे पास बेसिकली FADH2 था,
वो बेसिकली पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितना जो है वो बन रहा था इन क्रैब्स साइकिल। पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें FADH2 की, तो अभी हमने डिस्कस किया 2 मॉलिक्यूल थे। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, सो द कार्बन डाइऑक्साइड इन क्रैब्स साइकिल कितने मॉलिक्यूल्स बनाएगा पर ग्लूकोज पर, तो वो है बेसिकली 6, ऑप्शन डी 6। यानी क्रैब साइकिल में टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड पर ग्लूकोज बनाते हैं। सही, यानी पर ग्लूकोज पे 6 आपको जो है ना वो क्या मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अच्छा, 27 एमसीक्यूज पर आते हैं और इसमें लिखा है विच एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ पायरेट टू एसिटाइल कोए। अब अभी हमने डिस्कस किया था एसिटाइल कोए जो है वो कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ पायरेट, उसी पायरेट से जो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसकी कन्वर्जन कराने में ऑफ कोर्स कोई ना कोई तो एंजाइम होगा, तो वो एंजाइम कौन सा है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी पायरेट। जो हमारे पास डिहाइड्रोजनेस है, ये एंजाइम पायरेट से एसिटाइल को ए को कन्वर्ट करता है, यानी इन दोनों की कन्वर्जन करवाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 28 के ऊपर। इसमें लिखा है विच पर्पस अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो प्रोसेस अकर होगा, प्रोसेस, वो प्रोसेस कौन सा होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी पे होगा। अच्छा, 29 एमसीक्यूज पर आते हैं। लिखा है विच मॉलिक्यूल एक्ट एज द मेन एनर्जी करेंसी इन द सेल। वो मॉलिक्यूल कौन सा है जो मेन एनर्जी करेंसी के तौर पे होता है, दैट इज एटीपी। एटीपी सेल की मेन एनर्जी करेंसी है। बाकी इससे जो एक्टिविटी है, जो वर्क है, फंक्शन है, वो भी तो इसी से एटीपी से होने है ना, इसलिए इसको मेन एनर्जी करेंसी कहा जाता है एटीपी को। अच्छा, 30 एमसीक्यूज पर हम आ गए। 30 एमसीक्यूज पे लिखा है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एडीपी सिंथेसिस इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कम्स फ्रॉम। देखो स्टूडेंट, एटीपी एनर्जी है जिससे बाकी सेल एक्टिविटी होगी, सेलुलर एक्टिविटी, इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी कहा जा रहा है। बट एटीपी को बनाने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी, यानी जिस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो एनर्जी कहाँ से आएगी। सवाल तो लॉजिकल है ना कि बेसिकली जो हमारे पास स्टूडेंट एटीपी है, यानी हमारे पास एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट है, ये बेसिकली एनर्जी करेंसी कहला रहा है। क्यों? क्योंकि ये बाकी सेलुलर एक्टिविटी में एनर्जी फराहम कर रहा है। ठीक है, और इसी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी को बना रहा है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। सवाल ये है कि जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एनर्जी को बनाते हैं, तब ये एनर्जी को बनाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो एनर्जी कहाँ से आ रही होती है, तो वो एनर्जी बेसिकली कहाँ से आती है, प्रोटॉन की ग्रेडियंट से। ऑप्शन बी, प्रोटॉन ग्रेडियंट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोटॉन ग्रेडियंट एटीपी बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो सबसे पहले जो एनर्जी को बनाने के लिए जो इनिशिएटिव एनर्जी होगी, इनिशियल एनर्जी होगी, वो प्रोटॉन ग्रेडियंट से मिलेगी। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम 31 एमसीक्यूज पर, और 31 एमसीक्यूज पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कीमोओसिस। अब जो कीमो ऑस्मोसिस है, कीमो ऑस्मोसिस में आप ये कह लो इनमें से, इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा अच्छा कीमो ऑस्मोसिस को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वन वर्ड वन लाइन डेफिनेशन लिखी है ना, तो कीमो ऑस्मोसिस की वन लाइन डेफिनेशन बेस्ट क्या होगी, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। सही है, कीमो ऑस्मोसिस में जो बेसिकली हाइड्रोजन आइंस हैं, ये हाइड्रोजन आइंस का मेम्ब्रेन जो है, इसके अक्रॉस मूव होना। सही है, तो मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अक्रॉस हाइड्रोजन आइंस का मूव होना, दैट इज कॉल्ड द कीमोऑस्मोसिस। सही है। अच्छा, अब आते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 32 पे। लिखा है विच स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूस द मोस्ट NADH। स्टूडेंट, वो कौन सा हमारे पास आप ये कह लो कि स्टेज है जब सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज क्रैब साइकिल। सही है, अभी हमने पढ़ा ना, क्रैब साइकिल एनर्जी कैरियर्स है जो कि NADH को, FADH2 को, कुछ ATP को कैरी करेंगे। तो कौन से प्रोसेस के दौरान होगा सेलुलर रेस्पिरेशन में, क्रैब साइकिल के दौरान होगा। सबसे ज्यादा NADH क्रैब साइकिल में बनता है। ठीक है, अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 33 पे। लिखा है विच मॉलिक्यूल इज
रीजेनरेटेड एट द एंड ऑफ द क्रैब्स साइकिल। वो कौन सा मॉलिक्यूल है स्टूडेंट जो रीजेनरेट होगा किसके आखिर में, क्रैब्स साइकिल के आखिर में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो हमारे पास है ऑक्सिलेट यानी ऑप्शन सी। सही है। अब आते हैं हम 34 एमसीक्यूज पे और लिखा है इन फोटोसिंथेसिस द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस इन द। फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में किस जगह पर होता है, तो वो बेसिकली जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही होता है। सही है। 35 एमसीक्यूज पर आते हैं और लिखा है विच मॉलिक्यूल इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे वो बेसिकली हमारे पास कौन होंगे, तो वो होंगे वाटर, H2O। वाटर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज होता है। सही है, याद रखिएगा। अच्छा, 36 एमसीक्यूज पर आते हैं और उसमें लिखा है द कैल्विन साइकिल अकर इन। कैल्विन साइकिल का जो प्रोसेस है, कैल्विन साइकिल ये कहाँ पर अकर होता है, कैल्विन साइकिल बेसिकली स्ट्रोमा में होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ट्रॉमा। 37 एमसीक्यूज पर आते हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यूज है और उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब। अब लिखा है वो कौन सी वन लाइन डेफिनेशन है जो कि ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करती है किस चीज को, ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करती है रोल ऑफ क्लोरोफिल को इन फोटोसिंथेसिस। तो रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, जो क्लोरोफिल का मेन जो फंक्शन है ना, मेन जो इसका रोल है ना, वो बेसिकली है एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, ऑप्शन बी। सही है। तो क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है, यानी कि सनलाइट एनर्जी को बेसिकली कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी, इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो वो अमल जो फोटोसिंथेसिस का है, ये पूरा अमल कर कौन रहा होता है, क्लोरोफिल कर रहा होता है। तो हम क्लोरोफिल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेगा लाइट एनर्जी को, देन इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, राइट। तो ये थे टोटल हमारे पास 37 एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए, एमडी गेट के लिए और स्पेशली उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपने एंट्री टेस्ट की जो है ना वो तैयारी कर रहे हैं किसी भी मेडिकल के डिपार्टमेंट में, क्योंकि इसी तरीके की क्वेश्चंस हैं जो अमूमन पूछे जा रहे होते हैं। सो अगर आपको ये एमसीक्यूज हेल्पफुल लगे हों, अच्छे से समझ आए हों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिएगा। अच्छा, ये जो एमसीक्यूज है इसकी कंप्लीट बुक है, सॉफ्ट कॉपी में भी और हार्ड में भी। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप जो है ना वो इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, ऐड होना चाहते हैं, तो आप अगेन इसी नंबर पे राब्ता करें। और इसके अलावा अगर आप अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, यानी बुक को आप चाहते हैं कि आपको बुक जो है वो हार्ड कॉपी में मिल जाए, आपके घर तक डिलीवर हो जाए, तो आप इस नंबर पर राब्ता करके तमाम डिटेल्स वगैरह जो है वो ले सकते हैं, प्राइस वगैरह पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।